तो साइक्लिक कंपाउंड्स दैट इज सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग्स, है ना, ऑफ कार्बन एटम्स। तो अपन को यहाँ पर जो पढ़ना है वो मेनली कार्बन एटम्स वाले रिंग्स ही पढ़ने हैं। वही हमारे सिलेबस में, मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं है कि आप इस टाइप से, मतलब बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं पढ़ने हैं। लेकिन जो कंसेप्ट अपन कार्बन एटम वाले रिंग में अपन पढ़ेंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, तो अपन वही कंसेप्ट यूज कर लेंगे इफ अदर एटम्स आर यूज्ड इन द रिंग। उसी कंसेप्ट से अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, राइट। तो अपन देख लेते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जैसे अपन कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले, तो साइक्लोहेक्सेन बताने के पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूं, सो दैट उनके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस को काफी कुछ सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो एक तो है कि एक्सेप्ट 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, ऑल आर, है ना, एक्सेप्ट 3 मेंबर्ड रिंग, ऑल आर नॉन प्लेनर रिंग्स, है ना। 3 मेंबर्ड के अलावा जितने भी रिंग्स होते हैं ना, वो सारे के सारे नॉन प्लेनर होते हैं। इट इज ओनली द 3 मेंबर्ड रिंग विच इज प्लेनर। मतलब अगर अपन लिखेंगे तो 3 मेंबर्ड रिंग में सारे एटम एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर अपन 4 मेंबर्ड की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 4 मेंबर्ड में सारे एटम एक ही प्लेन में लाई तो नहीं करते हैं, पर बनाते हैं ऐसे जरूर है। बट 4 मेंबर्ड रिंग जो है वो थोड़ा नॉन प्लेनर होता है, ये नॉन प्लेनर है, ठीक है। मेनली तो अपन से क्वेश्चन 6 मेंबर्ड से पूछेंगे, ये प्लेनर रिंग है, ठीक है। और ये नॉन प्लेनर में मतलब ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, आप ऐसे बता सकते हो कि भाई इसमें ये जो रिंग है वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे, या अपन एक ऐसे कर लेते हैं कि दोनों कार्बन एटम एक ही प्लेन में, ये बना देता हूं मैं। एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, तो अपन एक कार्बन एटम को ऐसे बना, ठीक है। एक ये दोनों दो कार्बन एटम हो गए, एक अपन ऐसे, ठीक है। तो 4 कार्बन एटम हो गए, 1 2 3, और ये 4 कार्बन एटम। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों कार्बन एटम एक ही प्लेन में रख देते हैं अपन, और इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठाना है, ऐसे नहीं करना है, बहुत कम, थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। तो लाइक दैट द रिंग इज, मैंने तो काफी ऊपर बनाई है एटम्स, बट वो थोड़े काफी नीचे होते हैं, बट इस प्लेन से, इन दोनों के प्लेन से थोड़े ऊपर होते हैं वो थोड़ा अच्छा दिखे, मैंने इसलिए थोड़ा वैसे बना दिया। अगर अपन 5 मेंबर्ड रिंग की बात करेंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग दैट इज साइक्लोपेंटेन, अपन को पता है साइक्लोपेंटेन में क्या होता है, इट इज लाइक दिस। और साइक्लोपेंटेन में एक्चुअली क्या होगा कि इट विल बी, है ना, साइक्लोपेंटेन में ये वाला जो कार्बन एटम होता है, ये 4 तो एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन ये वाला जो कार्बन एटम होता है वो थोड़ा सा अबव द प्लेन होता है, ये वाला कार्बन एटम, मतलब इट इज लाइक एनवेलप, एनवेलप जैसे होता है ना, कि एनवेलप में ये उसके 4 कॉर्नर्स हैं, लेकिन जो ओपन करते हैं ओपनर होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, तो उसी टाइप से ये एनवेलप जैसे दिखता है। और इसके बाद फिर अपन लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो साइक्लोहेक्सेन रिंग अगर अपन लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, लाइक दैट वी कैन राइट ऑल रिंग्स। सो 3 मेंबर्ड रिंग इज प्लेनर, बाकी सब नॉन प्लेनर रिंग है। सो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, है ना, स्ट्रेन थ्योरी, व्हेन द, अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी का अपना मतलब एक्सप्लेनेशन है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी को प्लेनर नॉन प्लेनर से मतलब नहीं था, उसने कहा था कि सारे रिंग प्लेनर होते हैं। सो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा उसको, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, assume the rings as planar rings, राइट। वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी में क्या होता था कि वो वेरी फर्स्ट थ्योरी था, उसने सभी रिंग्स को प्लेनर अज्यूम किया था। द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग डिपेंड्स ऑन, राइट, दैट इज एंगल स्ट्रेन। तो जनरली होता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में अपन को पता है
कि अगर अपन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे ना, अगर कोई कार्बन कार्बन अटैच्ड है ऐसे, तो वो टेट्राहेड्रल होता है। ये सारे कार्बन एटम, क्योंकि इनसे 2 हाइड्रोजन भी अटैच्ड होंगे, तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल होंगे। तो फिर इनके बीच में जो बॉन्डिंग एंगल होता है वो 109.28 मिनट्स होता है, राइट। मतलब सारे बॉन्डिंग एंगल कितने होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में? 109.28 मिनट्स। लेकिन यहां पर तो 60 डिग्री होगा और यहां पर अपन 90 डिग्री अज्यूम करेंगे अगर प्लेनर होगा तो। यहां पर अपन को पता है आप 1 राइट ना, तो 5 ना, तो विल राइट दैट 108, इसको अज्यूम करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो, है ना। और अगर अपन चेक करेंगे तो विल राइट दैट ये वाला रिंग तो 120 हो जाएगा, है ना। ये वाला रिंग तो 120 हो जाएगा। तो विल से दैट भाई इसमें तो अपन कहेंगे, अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से कि भाई जितना ज्यादा इस एंगल से, जितना ज्यादा ये डेविएशन होगा, जितना ज्यादा इस एंगल से इसका डेविएशन होगा, उतना ज्यादा रिंग अनस्टेबल होगा। मतलब यहां पर कार्बन कार्बन में बॉन्ड क्या होना चाहिए? 109। तो आपने फोर्सफुली उसको डिक्रीज किया है, आपने फोर्सफुली उसको डिक्रीज किया, मतलब फोर्सफुली हमने क्या कर दिया, उसको 60 बना दिया। होना कितना चाहिए था? तो अपन कहेंगे 109.28 मिनट। हमने फोर्सफुली अगर उसको 60 बना दिया तो फिर उसमें स्ट्रेन आएगा, उस स्ट्रेन को अपन कहते हैं एंगल स्ट्रेन। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से आप इस एंगल से जितना ज्यादा डेविएशन करोगे, छोटा करोगे तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, और बड़ा करोगे तो स्ट्रेन कम होगा, लेकिन फिर कार्बन एटम नॉन प्लेनर हो जाएंगे, फिर वो कार्बन एटम दूसरे प्लेन में चले जाएंगे। वी कैन राइट लाइक दिस, है ना। फिर अपन कहेंगे वो कार्बन एटम दूसरे प्लेन में चले जाएंगे। एक मिनट है, थोड़ा सा वो कर दो, क्योंकि फिर वो अपन को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, अपन उसको थोड़ा सा वैसे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपन कहेंगे फिर उसमें अपन को थोड़ा सा, मतलब जितना, सो व्हाट ही सेज दैट ना, कि एंगल स्ट्रेन अगर कैलकुलेट करना है ना अपन को, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल स्ट्रेन, more the angle strain, lesser will be the strain gradient. So angle strain will be equal to 1 by 2 into 109.28 minutes minus bond angle in the ring. So bond angle in ring. तो अगर अपन चेक करेंगे कि भाई बॉन्ड एंगल इन द रिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स, ऑब्वियसली अपन वही कहेंगे भाई बिटवीन द कार्बन एटम। तो अगर अपन चेक करेंगे तो 3 मेंबर्ड में ये 60 होगा, 4 मेंबर्ड में ये 90 होगा, 5 मेंबर्ड में ये 108 होगा, 6 मेंबर्ड में ये 120 होगा। तो एंगल स्ट्रेन विल बिकम अगेन मोर, वो नेगेटिव में होगा लेकिन ज्यादा हो जाएगा। सो ये वैल्यू जितना इसके पास होगा, स्टेबिलिटी एंगल स्ट्रेन उतना कम होगा और स्टेबिलिटी ऑफ रिंग ज्यादा होगा। एंगल स्ट्रेन, सो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और विल राइट दैट अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, so stability of ring will be inversely proportional to angle strain. जितना ज्यादा angle strain उतनी कम stability of ring, angle strain। तो अपन कहेंगे according to this theory 3 membered is less stable than 4 membered is less stable than 5 membered is less stable than 6 membered is more stable than 7 membered, like that we can write। मतलब जितना ज्यादा 109 से डेविएशन उतना कम स्टेबिलिटी होता है, we can write like this। हमसे किसी क्वेश्चन में, क्योंकि मेंस में अपन से कुछ भी पूछ सकता है, तो जब भी बेयर स्ट्रेन थ्योरी वहां पर लिखा होगा ना, आपको रिंग्स प्लेनर अज्यूम करने, और अपन से वो पूछेंगे या तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग या पूछेंगे एंगल स्ट्रेन। इसके अलावा बेयर स्ट्रेन थ्योरी में कुछ नहीं पूछते अपन से, बिकॉज थ्योरी जो है वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। व्हाट इज सो? भाई सर आपने फर्स्ट लाइन में तो लिखा हुआ है ऑल रिंग्स आर नॉन प्लेनर एक्सेप्ट 3 मेंबर्ड, और ये तो सभी रिंग को प्लेनर अज्यूम करता है, राइट ना। तो लेकिन इसके बेसिस पे अपन एक बात बता सकते हैं कि अगर आपका एंगल स्ट्रेन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई देख कार्बन कार्बन में बॉन्ड एंगल होना चाहिए था कितना,
109। अगर मैं उससे छोटा करूंगा तो स्ट्रेन लेके आऊंगा, लेकिन अगर 109 से बड़ा किया तो स्ट्रेन तो आपने और कम कर दिया। तो फिर क्या होता है, ये कार्बन ना आउट ऑफ प्लेन जाना शुरू कर देता है दूसरे प्लेन से। अगर 109 से, तो बेस स्ट्रेन का ये था कि भाई अगर इससे बड़ा बॉन्ड एंगल है ये, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो रिंग नॉन प्लेनर हो सकता है, लेकिन जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तब तक रिंग नॉन प्लेनर नहीं होगा, इट विल बी प्लेनर एंड इट विल हैव अ स्ट्रेन। ये आपका बेस स्ट्रेन थ्योरी। अब अपन थर्ड पॉइंट लिखते हैं, अपन अपने वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि भाई ओनली 3 मेंबर्ड रिंग इज प्लेनर, रेस्ट आर नॉन प्लेनर रिंग्स। मोस्टली अपन को जो डिस्कस करना है वो साइक्लोहेक्सेन से लिखना है, तो अपन लिख लेते हैं भाई साइक्लोहेक्सेन। अब अपन साइक्लोहेक्सेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपन साइक्लोहेक्सेन को अज्यूम करेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अभी अपन कहेंगे भाई देखो साइक्लोहेक्सेन में होता क्या है, इट इज अ नॉन प्लेनर रिंग, वैसे भी इसका एंगल स्ट्रेंथ नेगेटिव आ रहा था। तो ये चारों एटम जो होंगे वो एक ही प्लेन में होते हैं साइक्लिक रिंग में, साइक्लोहेक्सेन में, और ये वाला कार्बन एटम उसको अलग अलग प्लेन में लेके जाना होता है। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो पॉसिबिलिटी होगी उसको अलग अलग प्लेन में ले जाने की, वो ऐसे होगी। तो इस साइक्लिक रिंग में अपन कहेंगे कि मेरे पास मान लेते हैं कि एक साइक्लिक रिंग ऐसे गिवन है, तो मैं इन चार एटम को एक ही प्लेन में रखता हूं और इन दोनों जो कार्बन एटम है उसको एक को ऊपर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं और एक को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा। तो एक तो इस टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है मेरे लिए, और एक दूसरा स्ट्रक्चर जो पॉसिबल होगा मेरे लिए वो होगा कि मैं दोनों कार्बन एटम को एक ही तरफ रखूं। ये चार तो एक ही प्लेन में होते हैं और मैं दोनों कार्बन एटम को एक ही तरफ रख लेते हैं, या तो डैश लिख लेते हैं या फिर वेज लिख लेते हैं। वेज लिख लेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वो डैश में बॉन्ड भी बना हुआ था। तो अपन कहेंगे चलो मैंने वेज बना दिया, ऐसे बना दिया वेज, दिस इज अ वेज बॉन्ड। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक बार बना के देखते हैं। तो अपन बोर्ड पे बनाने के लिए इसको ऐसे बनाएंगे, ये चार एटम एक ही प्लेन में है और ये ऊपर वाला एटम अपन ऐसे बना देते हैं और ये नीचे वाले एटम को अपन ऐसे बना देते हैं। तो इट इज लाइक दैट कि आपके पास एक ऐसे चार एटम हो गए, वो एक ही प्लेन में हो गए, और एक इधर की तरफ बने हुए ऐसे बॉन्ड और एक नीचे की तरफ ऐसे बने हुए बॉन्ड, एक इधर को ऐसे और एक इधर को ऐसे। तो अगर ये चार एक ही प्लेन में, तो इट विल बी कॉल्ड एज, ये जो होता है इसको अपन कहते हैं चेयर फॉर्म। ये होता है चेयर, राइट। ये जो फॉर्म होता है इसको अपन कहते हैं चेयर फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये चेयर, ये अपना चेयर होगा बैठने वाला, ये पीछे वो टिक जाएंगे अपन और इधर पैर रखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ चेयर फॉर्म। तो इसको अपन बोलते हैं चेयर फॉर्म। और इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें भी अपन लिखेंगे दैट इज इफ वी आर हैविंग लाइक दिस, ऐसे अपन ने बनाया तो अपन इसको ऐसे बना देते हैं और फिर एक इसको ऐसे बना लेते हैं और एक और इसको ऐसे बना लेते हैं। ये चारों एक ही प्लेन में है, ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये चारों एटम एक ही प्लेन में है। और इसको अगर अपन ऊपर की तरफ बनाएंगे, इसको भी, क्योंकि ये दोनों अपनी तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब अपनी तरफ है, तो इसको अपन कहते हैं बोट फॉर्म। ये बोट के जैसे लग रहा है, जो पेपर बोट बनाते हैं ना अपन बारिश में से, तो वो बोट फॉर्म। तो ये दो फॉर्म होते हैं जनरली अपन जो मोस्टली पढ़ेंगे फॉर चेयर एंड बोट फॉर्म फॉर दिस। फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं उसमें, मतलब अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई मेरे पास अगर मान लो मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तो अगर मान लो अपन ने ऐसे बनाया और मैं कहूंगा बस मैं इतना ही बनाऊंगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हाफ चेयर फॉर्म। तो अपन इसे बोलते हैं हाफ चेयर, है ना। मतलब ये अपने लिए बोट फॉर्म था, ये चेयर फॉर्म था, ये हाफ चेयर फॉर्म है। द हाफ चेयर फॉर्म विल बी लाइक दिस। ये चार एक ही प्लेन में है और अपन कहेंगे ये भी एक ही प्लेन में है सर,
ये भी एक ही प्लेन में है, लेकिन एक अपन ने ऐसे बनाया तो हाफ चेयर फॉर्म बोल देते हैं अपन, ठीक है, अपन उसे हाफ चेयर फॉर्म बोलते हैं। सो दिस इज अ हाफ चेयर। So like that we can get a different मतलब we'll say that different isomers. अब अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई ये अपने पास चेयर फॉर्म है, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, और वी से दैट क्योंकि ये चेयर फॉर्म में उधर अपन कहेंगे वो स्टैगर्ड फॉर्म होता है, और जो बोट फॉर्म होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है क्योंकि ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। तो ये एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन का स्टैगर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है, और ये इसका दैट इज बोट फॉर्म जो होता है वो उसका एक्लिप्स्ड फॉर्म है ना, इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इसका एक्लिप्स्ड। तो और अपन को पता है कि अगर एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा तो वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा, लेकिन अगर स्टैगर्ड फॉर्म होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये अपन को पता है। तो ठीक है, विल राइट दैट कि भाई स्टैगर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म इसमें अपन को ये लिखना होता है। तो मैं अब इसमें आपको बताता हूँ साइक्लोहेक्सेन में कि भाई इसमें अपन से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो चलो देखते हैं अपन स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनाना है अपन को, और स्टेबिलिटी कैसे पूछेंगे अपन, ठीक है। फिर मैं एक साथ इन सबको बता दूंगा कि आपको कैसे बताना है, राइट, स्टेबिलिटी का। अब इसमें अपन कहेंगे दैट इज एक बार अपन देख लेते हैं बॉन्ड्स की पोजीशन, क्योंकि इसमें स्टैगर्ड फॉर्म होगा तो अपन को बॉन्ड्स की पोजीशन पता होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन को फ्रेम करेंगे वो चेयर फॉर्म से। मैंने ये नहीं कहा कि बोर्ड फॉर्म से अपन को नहीं कर सकते वो क्वेश्चन फ्रेम, चेयर फॉर्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो पहले अपन देख लेते हैं द पोजीशन ऑफ द बॉन्ड्स इन चेयर फॉर्म, इन चेयर फॉर्म, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक होता है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड होंगे, एक होगा एक्सियल बॉन्ड जिसको अपन जो जनरली वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, दैट इज वर्टिकल। और दूसरे बॉन्ड्स जो अपन पढ़ते हैं इसमें वो होते हैं दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो वो होते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अपन कहेंगे सर देखो आपने पहले भी हमें इक्वेटोरियल वर्टिकल और इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल और एक्सियल वर्टिकल बता रखा है, ये हमको पता है बॉन्ड्स में कैसे बता रखा है। तो आपने पढ़ा है ना ऐसे कि मान लो मेरे पास सल्फर SF6 है, तो आपने ऐसे बताया ना कि दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड, यहाँ पर जो ये बॉन्ड्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड द एक्सियल बॉन्ड्स, और जो ऐसे परपेंडिकुलर होता है ना इक्वेटर जैसे, दीज आर कॉल्ड द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये आपने बता रखा है। तो अपन को ये तो वर्ड पता है कि कुछ एक्सियल बॉन्ड होते हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं जो इक्वेटर जैसे सेंटर में बनते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सियल। तो ये वर्ड अपन ने पहले से पता पढ़ रखे हैं, है ना, स्टैगर्ड फॉर्म में, बोर्ड फॉर्म में। देखते हैं अपन सबसे पहले, पहले अपन देखते हैं कि भाई इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड्स कैसे होते हैं चेयर फॉर्म में, क्योंकि चेयर फॉर्म में अपन को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। चलो देखते, अब देखो पोजीशन ऑफ द बॉन्ड्स, क्योंकि आपने जब अपने आप से ऐसे अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया है तो ये पक्का है कि अपने आप से वो इस शेप में इसलिए जाता होगा क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट ना। किसी भी शेप में मॉलिक्यूल अपने आप तभी जाएगा जब अपन को ये पता हो कि उस शेप में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो मैं लिख लेता हूं भाई इस शेप में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि एक्सियल बॉन्ड कौन से हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से हैं। एक्सियल बॉन्ड वर्टिकल होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होंगे। अपन क्या करेंगे इसमें, सिंस साइक्लोहेक्सेन में अपन को पता है हर एक कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, हर एक कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, वी नो दैट, है ना, हर एक कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। जब ये साइक्लोहेक्सेन इस शेप में जाएगा तो इन 12 हाइड्रोजन एटम में से 6 एक्सियल पोजीशन पे जाते हैं और 6 इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे।
ठीक है, तो पहले मैं एक्सेल पोजीशन लिखता हूं। 3 एक्सेल पोजीशन ऊपर की तरफ, ऑल्टरनेट एटम पे 3 एक्सेल पोजीशन ऊपर की तरफ होंगे। ऑल्टरनेट कार्बन एटम पे 3 एक्सेल पोजीशन ऊपर की तरफ होंगे और 3 एक्सेल पोजीशन ऑल्टरनेट एटम पे नीचे की तरफ होंगे। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। तो मैं इसमें 3 कार्बन एटम, 3 एक्सेल पोजीशन मैं ऐसे लिख, ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल है और ये भी। तो 3 एक्सेल आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे और 3 एक्सेल आपको नीचे की तरफ दिखेंगे। दैट इज हाउ द एक्सेल पोजीशन इज। अपन ने ऐसे इसलिए, वो ऐसे इसलिए अरेंज किया, अगर 3 बॉन्ड ऊपर की तरफ है और 3 बॉन्ड नीचे की तरफ है तो डाइपोल मोमेंट भी कैंसिल हो जाएगा इसका इसके साथ, बिकॉज 3 बॉन्ड नीचे की तरफ है, 3 बॉन्ड ऊपर की तरफ है। अगर नीचे वालों का डाइपोल मोमेंट ऐसे है, ऊपर वालों का डाइपोल मोमेंट ऐसे है, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये डाइपोल मोमेंट कैंसिलेशन भी अपन को बताता है। अब मैं कहूंगा कि भाई इसमें ना, जैसे अपन इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये फिक्स होते हैं एक्सेल के बॉन्ड, ये एक्सेल पोजीशन यही रहेंगे। अगर मान लो मैं इसमें लेता हूं, दैट इज, अब मैं इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करता हूं। इक्वेटोरियल तो हॉरिजॉन्टल होते हैं बॉन्ड्स। तो इसके पास, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए, अभी इसमें 4th बॉन्ड भी था। सभी के पास एक एक बॉन्ड अभी बचा हुआ है, सभी के पास एक एक बॉन्ड अभी बचा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, वो एक बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन वाला बॉन्ड होगा, क्योंकि एक्सेल तो सब पे आ गया। तो जो इक्वेटोरियल होंगे वो अपन ऐसे बनाएंगे, इसका इक्वेटोरियल ऐसे, ऑल्टरनेट पे इक्वेटोरियल ऐसे, ठीक है। तो 3 इक्वेटोरियल अगर आप ऐसे बनाओगे तो मैं 3 इक्वेटोरियल ऐसे बनाऊंगा, ताकि ये बता दूं कि उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए, ताकि मैं ये बता दूं कि उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए। तो इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो। अब अपन करते क्या है, क्योंकि यहां पर ना अगर अपन ऐसे लिखेंगे ना तो थोड़ा सा, अब वो मतलब ज्यादा वैसे हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं कि 3 अपन ऐसे तो बना नहीं थे अपन को, ये एक इधर, इससे इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गया, इससे इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गया, तो वहां क्राउडिंग ना हो इसलिए अपन इसको ऐसे बता दें, इससे इसका डाइपोल, ये दोनों पैरेलल, राइट, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों अपोजिट में पैरेलल हैं, ये दोनों अपोजिट में पैरेलल हैं, डाइपोल मोमेंट कैंसिल। अब बनाना तो चाहिए था ऐसे अपन को कि भाई 3, 1, 2 और इसको भी ना अंदर की तरफ बनाएंगे, तो फिर ये दूसरे वाले 3 इधर, इधर और इधर बनाऊंगा तो वो दोनों आपस में समझ में नहीं आएगा। तो अपन ने दोनों को ऐसे बना दिया, बाहर की तरफ बना दिया, ताकि अपन को पता रहे कि दोनों आपस में एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल करेंगे। बट इक्वेटोरियल पोजीशन आप देखोगे तो सभी को मैंने हॉरिजॉन्टल जैसे बनाया हुआ है। तो दीज आर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स व्हिच आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब इनको अपन इसमें भी बना सकते थे, इधर ई, इधर ई, इधर ई, तो वो थोड़ा सा क्राउडिंग होता। तो मैंने अलग अलग बना दिया कि भाई देखो इक्वेटोरियल पोजीशन कौन से होते हैं और एक्सियल पोजीशन कौन से होते हैं, किसी को डाउट नहीं। अब अगर देखा जाए इसमें, तो अपन कहेंगे, मान लो अपन को अब अगर कुछ लिखना है, अगर कोई सिस या ट्रांस ऐसे अपन को कोई कंपाउंड लिखना है, हमारे पास गिवन है, तो अगर मुझे गिवन है जैसे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अगर मुझे ऐसे गिवन है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब है मुझे ऐसे गिवन था, दिस इज CH3, दिस इज 1, राइट। तो इसमें अगर मैं 1,2 लिखूंगा, तो अपन को एक बात पता है कि अगर इसको 1 लिख रहे हो आप, इसको 2 लिख रहे हो, तो मैं इसको पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा ना, अगर चेयर फॉर्म, तो इसको अगर ऐसे लिखता हूं, दोनों CH3 को एक्सेल पोजीशन पे 1,2 में, क्योंकि एक एक्सेल ऊपर होगा तो दूसरा एक्सेल नीचे होगा, देन इट विल बी अ ट्रांस, देन इट विल बी अ ट्रांस, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ, देन इट इज अ ट्रांस।
अपोजिट है ना। अगर अपन ऐसे करेंगे कि भाई इसमें अगर दोनों एक्सियल ट्रांस हैं तो दोनों इक्वेटोरियल भी ट्रांस होंगे। अगर दोनों एक्सियल ट्रांस हैं तो दोनों इक्वेटोरियल भी ट्रांस होंगे, ये भी ट्रांस। तो फिर सिज क्या होगा? तो अपन कहेंगे अगर 1-2 आपको लिखना है तो 1-2 में अगर आपको सिज लिखना है तो एक एक्सियल लिखो आप और एक इक्वेटोरियल लिखो आप, तो मैं इसको सिज बोलूंगा क्योंकि दोनों एक्सियल ट्रांस थे और दोनों इक्वेटोरियल ट्रांस थे, तो एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल इसका सिज होगा। अब अपन कहेंगे सर ठीक है कोई बात नहीं, आपने कहा कि भाई ऐसे बताएंगे अपन सिज और ट्रांस। तो अब तुम देखो अगर ये दोनों, जैसे अपन ने कहा भाई ये इक्वेटोरियल है ऐसे, तो अगर ये दोनों ट्रांस हैं, इन दोनों पे लिखो तो 1-2 में 1-2 के लिए अपन को ये साइड वाले कार्बन एटम चूज करने पड़ेंगे, तो 1-2 होता है। तो अपन कहेंगे सर देखो अगर एक 3 एक्सियल ऊपर की तरफ है और 3 एक्सियल नीचे की तरफ, अगर मुझे 1-2 में ट्रांस करना है तो 1-2 में ट्रांस के लिए दोनों को एक्सियल पे रखना होगा, तो ट्रांस हो जाएगा। अगर दोनों एक्सियल ट्रांस है तो दोनों इक्वेटोरियल भी ट्रांस हो, लेकिन अगर एक पे एक एक्सियल है और दूसरे पे इक्वेटोरियल है तो फिर मैं उसको सिज बोलूंगा। तो मैं कहूंगा अगर इसमें मुझे सिज लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इधर वाला इक्वेटोरियल और इधर वाला एक्सियल, दे आर सिज। और अगर मुझे इसमें ट्रांस लिखना है तो मैं कहूंगा या तो दोनों को एक्सियल में रख लो या फिर दोनों को इक्वेटोरियल में रख लो, तो इट विल बी द ट्रांस। तो इसको देख के अपन अब जैसे मान लो हमारी मर्जी, अपन कहेंगे 1,3 डाइमेथाइल है मेरे पास, अब आप बताओ क्या करना पड़ेगा? साइक्लोहेक्सेन। तो अपन कहेंगे अच्छा 1,3 साइक्लोहेक्सेन है, तो अब एक बात देखो, ऑल्टरनेट कार्बन एटम पे दोनों एक्सियल एक ही तरफ होते हैं, और ये अपने लिए अगर 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। अगर आप 1,3 इधर CH3 लिखोगे और इधर CH3 लिखोगे तो आपने बताया था कि ऑल्टरनेट कार्बन एटम पे एक्सियल एक ही तरफ होते हैं और दूसरे ऑल्टरनेट पे जो कार्बन एटम होंगे या जो भी बॉन्ड्स होंगे वो एक्सियल होते हैं। तो 3 ऊपर की तरफ होंगे, 3 नीचे की तरफ होंगे ऑल्टरनेट एटम पे, सो दैट देयर डाइपोल मोमेंट गेट कैंसिल। इसका मतलब अगर मैं 1,3 लिखता हूं तो फिर सिज के लिए मुझे दोनों एक्सियल बताना। अगर दोनों एक्सियल सिज हैं तो दोनों इक्वेटोरियल बीट सिज होंगे। दोनों अगर अपन कहेंगे भाई इधर ना ये और ये अगर दोनों एक्सियल सिज हैं तो दोनों इक्वेटोरियल बी सिज एक ही तरफ है ना, राइट। तो अपन कहेंगे और अगर ट्रांस बनाना है तो ठीक है सर, फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, वो सिज था, तो आप बता दो एक एक्सियल ले लो दूसरा इक्वेटोरियल ले लो, या फिर इक्वेटोरियल और एक्सियल ले लो, इसका इक्वेटोरियल इसका एक्सियल एक ही बात है, तो फिर वो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है। और अगर मेरे पास सर ऐसे गिवन है, सपोज करते हैं 1,4 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो फिर अपन कहेंगे 1,4 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो फिर 1 और 4 की बात करना है तो फिर दोनों एक्सियल ट्रांस, ऑल्टरनेट कार्बन एटम पे एक्सियल एक ही तरफ थे ना, तो फिर इसका और इसका एक्सियल तो अपोजिट साइड है ना, तो अपन कहेंगे फिर अगर आपको सिज लिखना है तो आपको दोनों एक्सियल लिखने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको ट्रांस लिखना है तो दोनों एक्सियल है, एक ऊपर एक नीचे। अगर आपको सिज लिखना है तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल और एक्सियल लिखना पड़ेंगे। और अगर आपको ट्रांस चाहिए क्योंकि एक ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ, तो वो ट्रांस, तो आपको दोनों एक्सियल लिखने पड़ेंगे या फिर दोनों इक्वेटोरियल। तो अपन से पूछेंगे बताओ अगर मुझे 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखना है या 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लिखना है, तो बताओ मतलब व्हाट विल बी द पोजीशन वेयर वी शुड कीप टू गेट द ट्रांस आइसोमर। तो अपन कहेंगे ठीक है 1,3 तो एक को एक्सेल ले लो दूसरे को इक्वेटोरियल ले लो, दैट विल बी अ ट्रांस। तो अपन वैसे बताओ
अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे, जैसे अपने पास ये गिवन है, तो अगर मान लो आप इसको इस तरफ से देखो, अगर मान लो अपन यहां पर व्यूअर ले, है ना, यहां से देखते हैं, तो ये वाला कार्बन एटम अगर देखेंगे, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, दे आर इन द सेम प्लेन, दे आर इन द सेम प्लेन। तो ये ऐसे बॉन्ड्स थे, वो सेम प्लेन में थे, जो अपन को ऐसे दिख रहे थे। अब अपन को एक बात पता है, आप इसको सामने से देख रहे हो, तो आप कहोगे सर अगर मुझे ये वाला बॉन्ड दिखेगा ना, तो ये वाला कार्बन नहीं दिखने वाला पीछे वाला, अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, राइट ना, अगर आपके सामने ऐसे है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसको ना ऐसे बना, अब मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन बना, तो चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन जो होता है वो ऐसे होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अपन चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन बता सकते हैं। वैसे भी आपने लिखा था चेयर फॉर्म इज अ स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज अ स्टैगर्ड। तो इसका स्टैगर्ड फॉर्म अगर अपन को बनाना है तो ऐसे होता है, पीछे वाला कार्बन एटम तो अपन सर्किल में लिखते हैं, पीछे वाला कार्बन एटम अगर नहीं दिखेगा तो आई विल राइट लाइक दिस, और आगे वाला कार्बन एटम दिखेगा तो मैं उसे लिख लेता हूँ, ये तो पीछे वाले कार्बन एटम के बॉन्ड हो गए, और ये आगे वाले कार्बन एटम, ये ऐसे हो गए 6 कार्बन एटम। अब मैं उसमें नंबरिंग करने वाला हूँ, अब एक बार नंबरिंग देख लो और उसके बाद फिर देखते हैं अपन क्या करना है। भाई नंबरिंग देखो अब कैसे कर रहा हूं मैं, इसी को नंबरिंग करता हूँ, ऊपर वाला 1 था, 1 है, 2 मुझे दिखेगा नहीं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और पीछे वाला 6 है, जिससे 1 हटा दो। बिल्कुल सेम नंबरिंग किया मैंने। अब ठीक है, इस कार्बन के और इस कार्बन के बॉन्ड्स नहीं बनाया, तो मैं कहूंगा कि देखो भाई, पीछे वाले कार्बन एटम में इक्वेटोरियल पीछे की तरफ होगा, एक्सेल ऊपर की तरफ होगा, तो ठीक है, इसको ऐसे बना दो, ये एक्सेल है, तो ये इक्वेटोरियल है। तो इस वाले कार्बन एटम में, मतलब ये वाले कार्बन एटम में, अब इक्वेटोरियल ऐसे होगा, ये लिखो ना, इक्वेटोरियल ऐसे होता है, तो इसमें एक्सेल नीचे की तरफ होगा और इक्वेटोरियल विल बी लाइक दिस इज द इक्वेटोरियल, वो बाहर की तरफ। अपन इधर से देख रहे हैं, आपने लिखा इधर से व्यू है, आपको 5 और 3 कार्बन एटम दिख रहे हैं, और 5 के पीछे 6 नहीं दिख रहा आपको, 3 के पीछे 2 नहीं दिख रहा, 1 दिखेगा, ये वाला 4 भी दिखेगा आपको, ये 4। अब अपन बॉन्ड्स बना देते हैं, तो जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो तो एक्सियल है, और जो वर्टिकल नहीं है दे आर इक्वेटोरियल। अब आप देख लो, 3 एक्सियल ऊपर की तरफ, 3 एक्सियल ऊपर की तरफ है और 3 एक्सियल नीचे की तरफ, 3 एक्सियल नीचे की तरफ, राइट। आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ बना देता हूं मैं, ताकि वो आपको एक्सेल दिखे कि 3 एक्सेल किधर है, 3 एक्सेल किधर है, ऐसा। और अगर आप देखोगे तो 3 इक्वेटोरियल एक तरफ दिख रहे हैं, 3 इक्वेटोरियल एक तरफ दिख रहे हैं, इस इक्वेटोरियल से इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल, इससे इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल, और इससे इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल, डाइपोल मोमेंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन अ चेयर फॉर्म इज 0, इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है फॉर चेयर। तो अब अपन चेक करेंगे, जैसे अपन ने लिखा था ना 1,2 डाइसाइक, ऐसे ना डाइमेथाइल, ये 1,2 डाइमेथाइल ना, तो आप देखो ना, अगर आप 1 पे लिखोगे CH3, तो
अगर 1 पे CH3 लिखोगे तो 2 पे आपको, अगर इधर लिखोगे एक्सेल पे 2 ये वाला है पीछे वाले कार्बन एटम का है, अगर 1 पे एक्सेल लिखोगे और 2 पीछे वाले कार्बन एटम पे भी एक्सेल लिखोगे तो वो बिल्कुल अपोजिट हो। तो अगर दोनों एक्सेल होंगे तो अपन उनको ट्रांस बोलेंगे, तो लिखा ना ट्रांस फॉर 1,2 डाइमिथाइल सल्फेट। उसी स्ट्रक्चर को मैंने इसमें बना दिया बस, न्यूमैन प्रोजेक्शन, दैट्स ऑल। बाकी आप लिखोगे ऐसे, यूज भी अपन को ऐसे ही करना है जैसे अपन को किया, उसी फॉर्म में आपको सारा कुछ पढ़ना है, इस फॉर्म में नहीं पढ़ाने वाले अपन। मैंने तो सिर्फ आपको वो सर्किल वाले न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़े हुए हैं अपन ने, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। हाँ, इसमें अपन एक बात जरूर बोल सकते हैं, इसको देख के बड़ा इजीली बोल सकते हैं कि कभी भी अपन ना 1, 3 और 5 पे एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप को एक साथ प्रेफर नहीं करेंगे। रीजन, उनमें आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, इनमें आपस में वन टू वन रिपल्शन होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सियल इंटरेक्शन। This is called axial interaction, due to which stability decreases. Decreases. तो सर ये स्टेबिलिटी डिक्रीजेस वाला पार्ट एक बार बताओ फिर से, कैसे मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीजेस? देख, अगर मुझसे कोई पूछेगा स्टेबिलिटी इंचियर कंपाउंड, और मुझसे पूछा क्या बताओ ये है मेरे पास, ऐसे ऐसे अपने पास गिवन, और मुझसे कहा गया कि भाई एक मिनट है, क्योंकि वो उधर स्टेबिलिटी वर्ड की वजह से इधर थोड़ा इंट्रैक्शन में अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, तो अपन को ऐसे गिवन है। और अपन कहेंगे कि देखो, अगर मेरे पास एक ऐसे गिवन है और एक ऐसे गिवन है, और मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है CH3 और इधर CH3, और मुझसे पूछा दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो मैं कहूंगा 1 और 3 पे आपने CH3 लिखा है और दोनों एक्सियल के पास होंगे, तो अपन कहेंगे इन दोनों के एक्सियल में इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल इंटरेक्शन। तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, वंडरफुल रिपल्शन। लेकिन अगर एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल हो जाए, ये आप देख सकते हो इधर एक्सियल है और इधर इक्वेटोरियल है, तो इन दोनों में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, 1 और 2 पे एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, तो फिर यहां पर इंटरेक्शन कम होगा, वंडरवॉल रिपल्शन, तो फिर अपन कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा मेरे पास ऐसे कोई ग्रुप अटैच, मतलब कभी कभी फिर मैं ऐसे भी लिखता हूं, मेरे पास यहां पर CH3 है और मेरे पास यहां पर ऐसे गिवन है, इधर CH3, और मुझसे पूछा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी मुझे बताना है तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ये एक्सियल पोजीशन पे है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहां पर जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, इन एक्सियल बॉन्ड्स में तो आपस में ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, तो ये एक्सियल, ये एक्सियल और ये भी एक्सियल, इनमें आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन इक्वेटोरियल में इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, वो भी बाहर की तरफ होता है। तो इक्वेटोरियल वाले हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहां तो जो हाइड्रोजन एटम भी होंगे ना अगर, तो उन हाइड्रोजन एटम के साथ भी इसका एक्सियल इंटरेक्शन थोड़ा तो बनेगा, जिससे अपन ने साइक्लोप्रोपेन में पढ़ा था। तो अपन कहेंगे भाई थोड़ा तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, मतलब CH3 और H का, HH का इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन CH3 और H का थोड़ा तो होगा, तो अपन को तो थोड़ा भी अगर डिफरेंस हो तो स्टेबिलिटी से मतलब, तो ऐसे बता देंगे। तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ
एक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब जो हमारे पास मान लो ऐसे गिवन है तो उसमें क्या करेंगे, एक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर ही, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, किसी और क्वेश्चन में अपन को ऐसे गिवन है, मैं इसको हटा देता हूं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, मैं सी की बात कर लेता हूं, यहां पर ऐसे मेरे पास एक ऐसे स्ट्रक्चर, यहां पर मैं लिख लेता हूं दैट इज OH, और यहां पर भी लिखता हूं OH, और यहां पर लिख लेते हैं अपन ऐसे OH, और एक OH ऐसे। तो अपन कहेंगे देखो आपने अभी बताया था कि इनमें तो एक्सियल इंटरेक्शन होता है, इनमें एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता, तो इनमें तो एक्सियल इंटरेक्शन होगा, इसमें नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी लेकिन इसकी ही ज्यादा होगी ड्यू टू, अब OH है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अपन को बता रखा है आपने कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा प्रेफरेंस देंगे किससे, एनी टाइप ऑफ रिपल्शन से। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपन लिखेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H bonding, we can write like, so like that we can write that what will be the structures। अभी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, हमारे पास गिवन है ऐसे, मतलब एक ऐसे गिवन है, इधर CH3 गिवन है और इधर CH3 होल थ्रेस, ये तो काफी बल्कि ग्रुप है, और अपन कभी भी बहुत बड़े बल्कि ग्रुप को एक्सेल पे नहीं रखेंगे इवन इन द चेयर। और एक अपने पास ऐसे गिवन है, बल्कि ग्रुप को तो हमेशा इक्विटोरियल पे ही रखो चाहे कुछ भी हो जाए, इसको अपन एक्सेल पर रख लेते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर एक्सेल पे ये है CH3 तो जरा हाइड्रोजन रहा होगा, लेकिन CH3 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कुछ और इफेक्ट थोड़ी होता है, उसमें तो हम एक्सेल इंटरेक्शन अज्यूम करेंगे ना हाइड्रोजन के साथ इधर से, अपन ने बताया ना इधर। तो फिर ये तो आपने सेम रखा, लेकिन इसके बेसिस पे बताया, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ CH3 एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। मोस्टली जो क्वेश्चन अपन से पूछते हैं ना, वो साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म से पूछते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द चेयर फॉर्म इज मैक्सिमम। अब थोड़ा सा अपन एक बार देख लेते हैं कि भाई ठीक है, आपने चेयर फॉर्म बताया, थोड़ा बोर्ड फॉर्म भी बता दो, बोर्ड फॉर्म में हमें क्या अज्यूम करना है, तो अपन एक बार बोर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं, उसमें भी एक्सेल और इक्वेटोरियल की बात करेंगे। ठीक है, ये तो आपका चेयर फॉर्म में था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे अपन से, और बाकी फिर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा 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 कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं आपको वहां एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर अपन बोर्ड फॉर्म की बात करें, तो बोर्ड फॉर्म इज लाइक दिस, वी नो दैट, आपने जो बोर्ड फॉर्म बनाया था इट इज लाइक दिस, ये बोर्ड फॉर्म। तो बोर्ड फॉर्म में विल राइट दैट एक्सियल बॉन्ड तो ऐसे होगा, ये इधर भी एक एक्सियल बॉन्ड में ऐसे बनाऊंगा, दैट इज अ बोर्ड फॉर्म। ये एक्सियल बॉन्ड है, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड। सो विल राइट दैट दिस इज an इक्वेटोरियल बॉन्ड बोर्ड फॉर्म में। इसके एक्सियल बॉन्ड्स इधर ऐसे होंगे, दिस विल बी द एक्सियल बॉन्ड्स बोर्ड फॉर्म में, इज द एक्सियल बॉन्ड। तो इसमें तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा फिर, क्योंकि दो ही एक्सियल ऊपर की तरफ है और चार एक्सियल नीचे की तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट कैसे कैंसिल होगा। सो इसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है। इसमें एक्सियल अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें एक्सियल अगर ऐसे बता देते हैं कि इसका एक्सियल इक्वेटोरियल ऐसे है, इसका भी इक्वेटोरियल ऐसे होगा, तो इसका इक्वेटोरियल भी ऐसे होगा और इसका भी इक्वेटोरियल ऐसे, लेकिन म्यू विल नॉट बी इक्वल टू,
Why it is so? Because of axial bonds. अब अगर अपन बोर्ड फॉर्म बनाना चाहें तो मैं इसको फिर यहां से व्यूअर देख लेते हैं अपन। तो मैं यहां पर ये अपन को एटम दिखेंगे तो ये वाले नहीं दिखने वाले, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस फॉर्म में अगर देखना चाहें तो ऐसे पीछे वाले कार्बन एटम बना रहा हूं जैसे उसमें बनाए थे। तो दिस विल बी द बोर्ड और इसमें दिस इज लाइक दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट दैट बोर्ड फॉर्म में। ये एक्सेल बॉन्ड एक ही तरफ हो गए चारों, और ये दोनों एक्सेल बॉन्ड एक ही तरफ, और इधर भी ये इक्विटोरियल बॉन्ड हो जाएंगे और इधर भी ये इक्विटोरियल बॉन्ड। That's why I've written that board form is fully eclipsed form. इसमें सारे बॉन्ड एक दूसरे से देखो पैरेलल है, इट इज फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म, सो इसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। We'll read that there will be a equatorial bond also, ये वाले equatorial bond एक अपन ऐसे बना देते हैं तो दूसरा ऐसे बनेगा, these are the equatorial bonds, they are parallel to each other। अब ये वाले इक्विटोरियल बॉन्ड, ये वाले इक्विटोरियल बॉन्ड पैरेलल थे मैंने बनाए, ये भी पैरेलल थे मैंने बनाए, और इनमें काफी ज्यादा इंटरेक्शन होगा। अगर मैं 1-2 में देखूं तो 1-2 का अगर सिज लिखना है तो दोनों को आपको एंटी पोजीशन में रखना होगा, और ट्रांस लिखना है तो आप एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल लिख सकते, और सिज लिखना है तो एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल लिख सकते हैं, तो सिज, क्योंकि एक एक्सियल ऐसे है अपने पास और एक एक्सियल ऐसे है, तो दैट विल बी द ट्रांस 1-2 पे ना, ये 1-2 लिखते हैं ट्रांस। अगर दोनों ट्रांस ऐसे हैं दे आर अपोजिट, तो अपन उसे कहेंगे कि 1-2 पे अगर ट्रांस बनाना है तो दोनों एक्सियल पे लेंगे, ये दोनों इक्विटोरियल को लेंगे, ये वाला और ये वाला। अगर दोनों एक्सियल ट्रांस है तो दोनों इक्विटोरियल भी ट्रांस। आप इसको ऐसे बना सकते हैं ना, उधर की जगह इसको ऐसे बना लो, इसको उस तरफ बना दो, एक ही बात है हमारे लिए। तो मतलब वो देखने के लिए कि भाई आप 1-2 को वैसे अगर देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं, कि मैं इसको इधर बना देता हूं और इसको इधर, वो ऐसे बना देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, बट दे आर फुली इक्लिप्स्ड, मतलब ये पता चल गया अपन को कि भाई इसलिए बोर्ड फॉर्म में स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, इट इज लीस्ट स्टेबल आइसोमर, तो फिर अपन उसे कहते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे स्टेबिलिटी में कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, उसी टाइप से अपन से क्वेश्चन आते हैं और अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर दिस इज अ बोर्ड फॉर्म, इससे ज्यादा क्वेश्चन फिर तो होते नहीं। फिर अगर हम और भी फॉर्म देखें तो अपन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ऐसे होते हैं। ये अपन ने कहा भाई चेयर फॉर्म, इसमें ये हाफ चेयर फॉर्म भी बनता है, इसको अपन कहते हैं हाफ चेयर, मतलब दोनों बॉन्ड्स जो थे ना ऐसे चेयर फॉर्म के लिए ऐसे थे, और ऊपर अपन ऐसे वो पीछे वाला पार्ट और नीचे पैर रखने वाला पार्ट चेयर बना रहे थे, तो अपन ने क्या किया ना, इन दोनों बॉन्ड को ऐसे कर दिया, तो ऐसे की थे ऐसे कर दिया, तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती तो है लेकिन चेयर से कम होती, एंड दैट इज कॉल्ड हाफ चेयर फॉर्म। इसको अपन ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, ट्विस्टेड, तो अपन इसको बोल सकते हैं ट्विस्टेड चेयर फॉर्म, लेकिन ट्विस्टेड चेयर फॉर्म की जगह अपन ये ट्विस्टेड चेयर, वैसे चेयर फॉर्म ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। अब मैं स्टेबिलिटी में ना एक बना लेता हूं, मतलब कि भाई स्टेबिलिटी में ना
आप डायरेक्टली बना दो, पहले लिख देता हूं मैं, 1 मिनट रुकना, इसको भी रुक ही जाओ। मैं पहले आपको सारे स्टेबिलिटी ऑर्डर जैसे बता देता हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो अपन कहेंगे देख भाई सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, फिर मैं बनाऊंगा उसके बाद अपन लिखते हैं स्टेबिलिटी में ट्विस्टेड बोर्ड, और उसके बाद अपन लिखते हैं बोर्ड स्टेबिलिटी, और फिर अपन लिखते हैं उसको हाफ चेयर। तो चेयर फॉर्म तो अपन को पता है क्या होता है, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म इज लाइक दिस, दैट इज ट्विस्टेड बोर्ड, और बोर्ड फॉर्म क्या होता है। अब इन दोनों बॉन्ड को थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे कर दो, ऐसे होता है, और यहां पर ऊपर एक बोर्ड बना दो ऐसे, तो बोर्ड फॉर्म, ये बोर्ड फॉर्म है, ये ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म है, इन दोनों को थोड़ा सा क्रॉस कर दो ऐसे, ये ट्विस्टेड बोर्ड हो जाए, उससे थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और हाफ चेयर फॉर्म मैंने आपको बताया था, इट इज दिस इज हाफ चेयर, ऐसे बनाते हैं अपन, तो दिस इज हाफ चेयर, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब जैसे अपन एक्सेल बॉन्ड बोलते हैं ना, ऐसे कभी कभी बोर्ड फॉर्म में ये एक्सेल जो बॉन्ड ऐसे वाला होता है ना, तो ये थोड़ा सा मतलब एग्जैक्टली ऐसे वर्टिकल तो नहीं होते, थोड़ा सा ऐसे, लेकिन अपन इनको बोलते हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना, इनको फ्लैग पोल भी बोलते हैं, फ्लैग पोल। वैसे ना बोर्ड पे मतलब जैसे फ्लैग लगाते हैं ना बोर्ड पे सामने, तो इसलिए अपन उसे फ्लैग पोल बॉन्ड भी बोलते हैं, एक्सेल बॉन्ड को, इस वाले को नहीं, इधर थोड़ी फ्लैग लगाएंगे अपन बोर्ड में, तो दिस बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड फ्लैग पोल बॉन्ड। ये भी फ्लैग पोल हो जाएगा, वो भी फ्लैग पोल हो जाएगा, दोनों में इंटरेक्शन होगा तो अपन कहते हैं, इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, मतलब जैसे बोर्ड में अभी बताया था अपन ऐसे स्ट्रक्चर, तो इसको अपन इन दोनों में वन डॉट रिपल्शन होता है, तो अपन इस इंटरेक्शन को बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। इंक्रीजेस द एनर्जी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, अगर एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस, इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज अबाउट द साइक्लिक एक्शन। ये आपका साइक्लिक एक्शन खत्म, और यहाँ अपन स्टीरियो आइसोमरिज्म भी ऑलमोस्ट खत्म। ये आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म है जो खत्म हो गया अपना। राइट, अब आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, या फिर अपन कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी चाहे अपन कर सकते हैं। आप कुछ डाउट्स भी कर सकते हो, अगर आपके डाउट्स हैं, मैंने आपको होमवर्क दे रखा था, आपसे कहा था अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसको खत्म करने के बाद, तो अगर आपके डाउट्स हैं तो आप डाउट पूछ सकते हो, वरना फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, अदरवाइज मतलब यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द, है ना, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस कर लें अगर आपको, इफ यू हैव डाउट तो फिर अपन को डाउट करने चाहिए, क्योंकि अपना काफी सारा होमवर्क बचा हुआ है। तो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10, तो ठीक है, मैं 1 मिनट बोले रखो शीट और अपन डाउट्स करें। मैंने आपको शीट भेजा था, तो आप शीट निकालो सभी लोग और डाउट्स दे।
तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का शीट, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में 6 और 10, बहुत अच्छी बात है। 6 और 10, 9th में आंसर 3 है। 3 और 4 दोनों क्यों नहीं हो सकता? ओके, तो अपन चेक कर लेंगे भाई, उसमें क्या। तो क्यों नहीं हो सकता अभी चेक कर लेते हैं। एक मिनट है, वो क्वेश्चन निकाल दूं, एक्सरसाइज 2 निकाल दूं। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पहले, और 9th वाला भी चेक कर लेंगे। तो 6th वाला देखते हैं। ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स with molecular formula C3H60 can react with excess of ammonium hydroxide. How many total isomeric oximes can be formed? ठीक है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो C3H6O है अपने पास, है C3H6O। इसका ऐसे कर, एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, ये बन सकता है, दो कंपाउंड। इसको अगर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाऊंगा तो आई गेट लाइक, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल होगा, इट कैनॉट शो सिनेंटी और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसके साथ रिएक्ट करूंगा मैं, तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिनेंटी। OH और ये अगर एक ही साइड है तो अपन इसको सिन और एंटी शो कर सकता है। मतलब इसके दो हो गए ये, और अपन से पूछा था इसने, all carbonyl compound with molecular formula this when reacts with excess of how many total isomers are formed? तो एक ये बनेगा, दो ये बनेगा, बता देंगे टोटल हाउ मेनी टोटल isomers are formed, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है आपने, 10th भी पूछा है, 9th भी पूछा है। 9th में आंसर में आपको प्रॉब्लम है, 3 और 4 दोनों क्यों नहीं हो सकते। मैक्सिमम एनर्जी कन्फर्मर बोल रहा है, तो ठीक है ना। मैक्सिमम एनर्जी कन्फर्मर, आप देखो ना 3 वाले में जो पास पास ग्रुप है, मैं 3 वाले की बात कर रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है और ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर बहुत बड़े ग्रुप एक साथ होंगे तो फिर उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा, वंडरवल रिपल्शन ज्यादा होगा। नहीं समझ गया। अब 10th की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्सनल एनर्जी इज मिनिमम, मतलब अपन ये कहेंगे कि किनके बॉन्ड्स में रिपल्शन सबसे कम है, इसमें टॉर्सनल एनर्जी विल बी मिनिमम, ठीक है। तो रोटेशनल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। तो किसको अपन इजीली रोटेट कर सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसको अपन इजीली रोटेट कर सकते हैं। तो थर्ड वाले को तो भूल ही जाएंगे, वो तो साइक्लिक रहेंगे, थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया। तो मिनिमम रोटेशनल बैरियर जो होगा वो 4th वाले में होना चाहिए भाई। अगर अपन चेक करेंगे ना, जैसे फर्स्ट वाला है उसमें सभी जगह CH3 है, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये गॉची फॉर्म बोलो या आप स्टेगर्ड फॉर्म बोलो, काफी स्टेबल है। अगर इसको रोटेट करूंगा तो इधर भी वंडरवॉल रिपल्शन आ जाएगा, इसको इधर इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बहुत ज्यादा वंडरवॉल रिपल्शन आएगा। इसका मतलब है इसको रोटेट करना मुश्किल, मतलब रोटेशनल बैरियर ज्यादा। तो सबसे कम कब होगा, तो अपन कहेंगे जिसमें ये बल्कि ग्रुप सबसे कम है, तो इजीली रोटेट हो जाएगा। और वो कौन सा था,
फोर्थ वाला इट्स प्रोपेन, तो उसमें सबसे कम होगा, क्योंकि उसमें तो सीधा सीधा फोर्थ वाले में है, फोर्थ वाले में अपन को सिर्फ एक ही CH3 मिला, बाकी सारे हाइड्रोजन, और सेकंड वाले में उधर 3 CH3 है। अब बताओ पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, अगर किसी का डाउट है तो वो बोल सकता है। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो अपन फोर्थ वाले क्वेश्चंस की बात, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो हाउ मेनी स्पेशल अरेंजमेंट इज पॉसिबल फॉर द कंपाउंड, ठीक है, 3 4 दोनों, चल फोर्थ वाला कर लेते हैं पहले, फिर मैं 3 वाला भी कर। फोर्थ वाले में अपन को एक बात पता है कि अगर मुझे आप बाइफिनाइल दोगे, तो बाइफिनाइल में ये चारों ग्रुप अगर ऐसे गिवन होते तो मैं कहता दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये चारों ग्रुप मुझे गिवन होते तो मैं कहता दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपने क्या किया, इसको आई लिखा, इसको आपने कार्बन लिख के इधर एक H लिखा, एक Cl लिखा और एक CH3 लिखा, मतलब एक ये अलग कायरल सेंटर बना लिया। एक तो बाइफिनाइल वाला था ही अपना कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर तो बाइफिनाइल वाला था ही क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। एक कायरल सेंटर आपने यहां लिखा हुआ है, एक कायरल सेंटर आपने यहां लिखा हुआ है, और एक आपने स्टीरियो सेंटर इसको भी बना रखा है। मॉलिक्यूल में कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें 3 स्टीरियो सेंटर है, तो 2 टू द पावर ऑफ n दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 3, 8 बन गए। तो इसके 8 आइसोमर्स बनेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 8 फॉर दिस। अब कोई डाउट है तो बताओ। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक तो बाइफिनाइल से रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट आ गया, एक डबल बॉन्ड से आ गया, और एक कायरल सेंटर आ गया, तो फिर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी लाइक दिस, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड वाले में गिवन है हाउ मेनी ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड व्हेन 3 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल रिएक्ट्स विद दिस। तो पहले अपन को फॉर्मूला लिखना चाहिए, प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल, तो इधर डबल बॉन्ड OH है और इधर है, इधर डबल बॉन्ड है, और 3 पे फिनाइल ग्रुप है, ये है भाई अपने पास कंपाउंड। तो जब अपन इस कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करेंगे, दैट इज H2NOH, तो अपन पानी हटाएंगे, अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो होगा PHCH डबल बॉन्ड CH, फिर अपन लिखेंगे इसको C डबल बॉन्ड O, ये H था और इस पे NHOH है। अब अपन सबको पता है एक बात कि ये वाला पार्ट जो है ना, इट इज एल्डोक्साइड, तो मैं यहां से सिन एंटी बता सकता हूं, और यहां से मैं सिजर ट्रांस बता सकता हूं, मतलब इसमें 2 रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट है। यहां से मैं सिजर ट्रांस बता सकता हूं, यहां से मैं सिन एंटी बता सकता हूं, मतलब 2 टू द पावर ऑफ n, तो 2 टू द पावर ऑफ 2 4 आइसोमर्स बनाऊंगा। एक बार सिज लिखूंगा, उसके बाद उसके साथ सिन बनाऊंगा, एक बार सिज लिखूंगा और उसके साथ एंटी बनाऊंगा, 2 हो गए। एक बार ट्रांस लिखूंगा, फिर उसको सिन लिखूंगा, और एक बार फिर ट्रांस बनाऊंगा और उसके साथ एंटी बनाऊंगा। इसमें एंटी बनाओ, इसमें सिस बनाओ, और एक बार ट्रांस बनाओ, उसमें एंटी बनाते हैं, एक बार सिस और एक बार ट्रांस, उसमें फिर सिन बनाते हैं, फिर एक बार इसमें सिस, इसमें ट्रांस, तो 4 बन गए। मैंने 8वीं वैसे ही ट्राई किया, ऐसे ही बना के अपन उनको चेक कर सकते हैं, बट 8 बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए मैंने नहीं बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है आपने, द सम ऑफ द टोटल स्टीरियो आइसोमर्स एंड फ्रैक्शनल
फ्रैक्शन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक है भाई, देख भाई 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन मतलब 6th वाले में विल राइट लाइक दिस। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. अब 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन लिखूंगा तो अपन को देखने से ही पता चल रहा है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो सकता है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। तो अपन कहेंगे सर आपने दो कायरल सेंटर के साथ अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आए और इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं तो आपने कहा था 2 to the power of n-1 2 to the power of n/2 - 1 ऐसे कहा था, और मेरा आंसर आ रहा है 3। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गए 3। आप ड्रॉ कर देते हैं 3, तो अपन कहेंगे सर आप ड्रॉ कर लो 3 भाई, एक तो ऐसे बन जाएगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और ये टोटल होता है, ये भी मैंने आपको बताया। और अगर अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज भी फिर होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव और उसका मिरर इमेज, एक डी है तो दूसरा एल होगा, एंड दे आर डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स। ये अपन को पता है कि दे आर डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स। दे आर डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये 3 आइसोमर बन गए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा था सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, वो तो 3 हो गया, और अपन से पूछा था एंड द फ्रैक्शन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो अपन ने साफ साफ लिखा हुआ था कि enantiomers have same physical and chemical properties। और जब अपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिखा ना अपन ने, तो मैंने आपको जानबूझ के वहां पर लिखवाया था कि enantiomers cannot be separated by fractional distillation। उसका रीजन यही था, मतलब भाई इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता बिकॉज दे आर enantiomers, so they cannot be separated by fractional distillations, cannot be separated by fractional distillation। fractional distillation we can write like that। ये और ये डायस्टीरियोइसोमर्स हो सकते हैं, ये और ये, या फिर ये और ये, दे आर डायस्टीरियोइसोमर्स, दीस टू कैन बी सेपरेटेड। इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक फ्रैक्शन इसका आएगा और एक इसमें, इन दोनों में से कोई एक ले लो, एक ही बोलो, क्योंकि उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो 2 मॉलिक्यूल सेपरेट कर लूंगा मैं टोटल 3 में से। 2 कौन से? एक ये और एक ये। enantiomers को सेपरेट नहीं कर सकता, दे हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। देयरफॉर आंसर इज 3। तो आइसोमर्स हो गए, 2 फ्रैक्शंस आ गए, 5 आपका आंसर आ गया। अब 10th वाले की बात करते हैं। ये आपका 6th वाला। 10th वाले में आपने कहा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहले मैं लिखूंगा उसको, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मैं इसको हटा लूं। मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आ गया कैसे मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लिखते हो और फिर उसके बाद आप आंसर बताते हो। तो 10th वाले का पहले अपन मॉलिक्यूल लिखते हैं। अपने पास मॉलिक्यूल गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH, फिर मैं CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद में इसमें CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है,
ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो मुझे ऑप्टिकली एक्टिव बतानी ना, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोइसोमर्स। हाँ तो ठीक है, एक कायरल सेंटर देख लेते हैं, ये है, और ये स्टीरियो सेंटर्स होगा, ये पूरा एक स्टीरियो सेंटर होगा, यार एलीन्स with even double bonds can show optical activity. एक कायरल सेंटर लिया होगा, स्टीरियो सेंटर लिया होगा। मॉलिक्यूल में 4 स्टीरियो सेंटर हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री थी नहीं, इसलिए मैंने 2 to the power of n लिख लिया, मेरा आंसर आ गया। अब बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो अपन को थोड़ा सोचना पड़ता, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो, जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन ऐसे होता, अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हालांकि वैसे आया तो नहीं तुम्हारे इसमें, लेकिन अपन एक करके देखते हैं किस टाइप से बोलता। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता है, एक थोड़ा एग्जांपल ले लेंगे, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता है, ये सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिकल होता तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता, वो 2 to the power of n होता है, हमें सिर्फ स्टीरियो सेंटर काउंट करने होते हैं कितने, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा तब आएगा जब इस टाइप से है, इसमें अपन को टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स चाहिए, तो 1 2 3 और नंबर है एंड पीओएस दिख रहा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, 2 to the power of n minus 1 minus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2। ये अपन कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ये है, n का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया 4 माइनस 3 by 2 ना, so 3 by 2 और minus 1 by 2, so 2 to the power of 1, so 2 प्लस ये n by 2 और अपन लिखेंगे दैट इज 3 by 2 ना, minus 1 by 2, so 2, ये लो, ये आ गया। तो अपन कहते हैं सर अगर टोटली पूछते तो आप सीधे 4 लिख देते ना, क्या प्रॉब्लम था, कि अपन ने कैंसिल तो किए थे, बताया तो था मैंने, तो ये 4 आ गया, तो ठीक है बनाओ 4, तो अपन कहेंगे बना देंगे। इसको ना मैं EZ जैसे लिख लेता हूँ, इसको लिखता हूँ R, इसको E लिखता हूँ, और फिर एक बार R, एक बार S, E लिखता हूँ, इसको S, एक बार मैं कहूंगा इसको R, बीच में Z लिखता हूँ, और फिर S, राइट ना, पहले E लिख लेते हैं ना, E लिखते हैं और एक बार R और एक बार S, फिर अपन लिखते हैं SER, ऐसे लिख लेते हैं राइट, और फिर अपन कहेंगे भाई इसमें दैट इज RZRSZS RZSSZR, ये बना देंगे। तो अब अगर अपन चेक करेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करते हैं, अब ये दोनों तो सेम है, क्यों, ये दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे ना एक दूसरे के, ये दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, वो कैसे, क्योंकि अगर अपन इसको चेक करें ना, जैसे किसी को भी, दोनों में से किसी को भी चेक करते हो, जैसे ये है, तो एक तरफ R लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और एक तरफ ऐसे लिखेंगे, ये सिज हो गया, Z मतलब सिज जैसे होगा, देखो इट इज अ प्लेन ऑफ, ये R है, ये S है, अब इसको S बना दो, उसको R बना दो, हाँ तो घुमा देना तो RS फिर बन गया।
मतलब एक ऐसा होगा, दोनों में से कोई एक ऐसा होगा, कोई एक आर होगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। 1 2 3 ऐसे, हाँ ये ऐसे, ये आर 1 2 3। तो अपन कहेंगे ये आर है, ये ऐसे, चलो इसका मिरर इमेज बना देते हैं। हाँ तो जो मिरर इमेज आप बनाओगे वो ऐसे बनाओगे, देखो वो भी तो वही आ रहा है, दे आर सेम, ये बन गया। ठीक है, ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो सेम है। अब अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स 1 2 3 4 आपने बता दिया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स तो सर इसमें मतलब आप 4 ही बता रहे हो, जबकि यहां पर तो अपन ने 1 2 3 4 बना लिए, तो इनमें से भी कोई सेम होगा क्या? तो कई बार क्या होता है कि जैसे अपन ने ये कॉम्बिनेशन लिखा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये फॉर्मूला फेल भी हो जाता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब हमें बना के देखना होता है, अगर हम बना के नहीं देखेंगे तो फॉर्मूले से गलती हो जाएगी, तो ये नहीं होगा एप्लीकेबल। तो इजी में हो सकता है, क्योंकि ऐसे हो सकता था, जैसे ये फॉर्मूला है सर, आप बता रहे थे ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है, तो ऐसे हो जाएगा। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे। ये सिर्फ ऑप्टिकल थोड़ी था, क्योंकि जब अपन ने ये फॉर्मूला लिखा था, तुम्हें याद है एक बात, हमने ये फॉर्मूला तब लिखा था जब आपने कहा था ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ। तो भाई इसमें ये ऑप्टिकल आइसोमर थोड़ी है, ये कायरल सेंटर हो सकता है, ये कायरल सेंटर हो सकता है, ये थोड़ी कायरल सेंटर है। तो फिर वो क्या है? वो स्टीरियो सेंटर है, तो उसके बनाओ स्टीरियो सेंटर के। हाँ तो फिर फॉर्मूला विल बी डिफरेंट फॉर स्टीरियो सेंटर, क्योंकि ये वाला स्टीरियो सेंटर है, ये दोनों कायरल सेंटर है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो अपन कहेंगे, तुम्हें याद होगा अपन ने 3 टाइप के फॉर्मूले लिखे, लिखे या नहीं लिखे? हाँ या ना, ये बोलो। इसमें तो सारे कायरल सेंटर है, ये एप्लीकेबल होगा। अपन ने 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़े, हाँ या ना? कुछ बोलना पड़ेगा अपन को। हाँ तो वो तीनों टाइप के फॉर्मूले मैं एक बार ना, मेरे ख्याल से मैंने कंपाइल किए होंगे, लेकिन मैं एक बार तुमको दिखाना चाहता हूँ कि यार वो तीनों में ना क्या गड़बड़ करना ही करना, तुम है ना, क्या गड़बड़ नहीं करना वो बताना है, देखना। तो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, अपन ने फॉर्मूले लिखे ना, देखो एक बार मैंने आपको फॉर्मूला बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करने का, ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अपन ने कैलकुलेट किया एक पॉइंट में कि अगर नो पॉस, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 to the power of n, n is number of restricted rotation side, where n is restricted rotation side और रोटेशन साइड, ये हो जाएगा। बी अपन ने लिखा इफ देयर इज पॉस, तो अपन ने लिखा ऑड नंबर इवन नंबर लिखा पहले, 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1। अगर ऑड होगा तो 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2, ये लिखा। दूसरा अपन ने लिखा ऑप्टिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स के लिए, तो अपन ने लिखा नो पॉस अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें तो था पॉस, ये ऑप्टिकली तो बता रहे थे। तो इट विल बी इक्वल टू द पावर ऑफ n वेयर n इज कायरल सेंटर, n इज कायरल सेंटर, ठीक है, n इज कायरल सेंटर, ये पता चल गया। बी में अपन कहेंगे इफ इट हैज अ पॉस, हैव पॉस, तो अपन कहेंगे इवन के साथ अपन ने लिखा 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव।
और अगर ऑड हुए तो अपन ने कहा ऑड के लिए 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर ऑफ n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 जो अभी आपने लगाया था ये कैलकुलेट करने। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और अगर टोटल पूछा जाए अपन से तो ढेर सीधा अपन ये लिख सकते हैं कैंसिल। अब थर्ड अपन ने लिखा स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब ऐसा फॉर्मूला जिनमें ये दोनों कंबाइंड, अगर जैसे कॉम्बिनेशन दोनों का बने तो क्या। यहां पर स्टीरियो आइसोमर मतलब ये स्टीरियो सेंटर, ये कायरल सेंटर है। अगर आप कायरल सेंटर बना काउंट करोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप स्टीरियो सेंटर काउंट करोगे, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड काउंट करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे जैसे इसमें बनाया था आपने, डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन भी था, एलिन का कॉम्बिनेशन भी था, और वो पैरेलल सेंटर भी था, तो अपन ने कहा भाई नो पॉस 2 to the power of n, where n is number of stereo center, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, ये था अपने पास। तो अपन ने कहा बी इफ देयर इज पॉस, तो अपन ने कहा देखो भाई अगर पॉस है तो अपन ने कहा ए लिख लेते हैं अपन इवन नंबर के, 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1, और ऑड के लिए that will be equal to 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2. ये लो। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, पहले तो ये बता दो आप मुझे। तो अपन कहेंगे ऑल ज्योमेट्रिकल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर, all geometrical centers are stereo centers, but all optical centers are stereo center, all stereo center cannot be optical center, ओपन ने लिखा हुआ है क्लास। मतलब जब भी अपने पास आप ये तो इसमें तो जब ये कायरल सेंटर आपने यहाँ पर कायरल सेंटर लिखा ना, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड, तो जो भी रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड होगा वो स्टीरियो सेंटर भी होगा। तो ये और ये फॉर्मूले अपने लिए बिल्कुल सेम है, आप देखोगे तो इसमें भी ना इसके अलावा सब कुछ सेम है ऊपर वाला पार्ट। तो यहां पर क्या था कि आपको स्टीरियो सेंटर लेने चाहिए, और स्टीरियो सेंटर लोगे तो आपको फॉर्मूला ये वाला लेना चाहिए, और नंबर था ना ये वाला। तो ये फॉर्मूला अपन को यूज डिफरेंट करना था अगर वहां पर कॉम्बिनेशन बनेगा कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर का। तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, आप देख सकते हो अच्छे से क्या किया। अगर आपको ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कैलकुलेट करना है इसी से कैलकुलेट कर लो, ऑप्टिकल कैलकुलेट करना है तो ऑड के केस में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी केस में वही है। तो आप ध्यान रखना कि अगर कायरल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो आप ज्योमेट्रिकल वाले को यूज करना, मतलब स्टीरियो सेंटर वाले को यूज करना, राइट ना। तो वो अपन को क्या हो गया, अपन को ये पता चल गया कि अब सर मैं इन फॉर्मूले में भी कंफ्यूज नहीं होने वाले कि इसमें क्या है। अच्छा अब अपन को क्या करना था, इधर ऑड नंबर था, 3 रेस्ट्रिक्शन साइड था, 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1। ये लो भाई 6 बन गए, ये दोनों सेम है इसलिए एक को ही काउंट करूंगा। पहले तो आपने 6 बना लिए, अब कोई डाउट है तो बोलो। नंबर ऑफ आइसोमर्स 6, नंबर ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स तो अपन कहेंगे 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बनाएंगे ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर आपस में टोटल 6 पेयर बना दो। जितने लिखे हुए हैं वो इस सब उनमें से आपस में बना देंगे, दैट इज एनेंटियोमेरिक पेयर पूछा तो एनेंटियोमर्स, ये आर है, ये एस है, दे आर एनेंटियोमर्स बिकॉज़ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें प्लेनो सिमेट्री है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव, तभी तो एक ही काउंट। उधर से चेक भी कर सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव 4,
ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी तो एक को काउंट कर रहे हो, मिरर इमेज को काउंट नहीं कर रहे। तो ये अपना, अब अपना एक्सरसाइज 3 पूरा सॉल्व करोगे, पूरा एक्सरसाइज 3 आपका होमवर्क है, पूरा एक्सरसाइज 3 आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा हुआ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।